ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब कोई भी सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। जो चीज़ कम क्वांटिटी में हो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। लाइक अगर आप एक जग पानी में 1 चम्मच चीनी ऐड करो तो पानी जो है ये ज़्यादा है ना, तो ये सॉल्वेंट होगा, और जो चीनी आप 1 स्पून ऐड करोगे तो वो क्या होगी, वो सॉल्यूट होगी, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। लेकिन ये तो हम ऐसे जनरली हम ऐसे बात करते हैं, असल में इसकी डेफिनेशन अलग है। असल में हम यहाँ पे मोल्स को अगर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर ये कहें कि जिस चीज़ के मोल्स कम हों वो सॉल्यूट है और जिस चीज़ के मोल्स ज़्यादा हों वो सॉल्वेंट है। ठीक है, ये बात ज़्यादा सही है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्यूट हो। अब ये पानी के अंदर आप 1 चम्मच चीनी डालें और साथ में 1 चम्मच नमक भी डाल दें, तो 2 सॉल्यूट भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो दो चीज़ों से मिलके बना हो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशंस की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। डाइल्यूट का क्या मतलब है? वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट से ज़्यादा ना हो, लेकिन जितनी इसकी लिमिट है तो उसी के अंदर रहते हुए ये ज़्यादा हो। लाइक जिस तरह इसी की एग्जांपल लेते हैं कि एक जग पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच सॉल्ट डाला, नमक डाला, तो अब 1 चम्मच तो कम है ना, वो तो जग में गायब हो जाएगा, तो ये हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप इसी जग में आप क्या कर दो, 5 या चलें 10 चम्मच सॉल्ट डाल दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो सॉल्यूट है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका क्या मतलब है, पानी की बात हो रही है, तो एक्वस सोल्यूशंस में पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, उनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पानी सॉल्वेंट होता है उसमें, और पानी आपको पता है, पानी को हम कहते हैं ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं। अब पानी क्यों इतनी ज़्यादा चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है? अगर हम कहें ये पोलर है, ये है, वो है, नहीं, पोलर तो अल्कोहल भी है, अल्कोहल में इतनी चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती, बाकी जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उनमें इतनी चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती जितनी पानी में होती हैं। तो इसका रीज़न क्या है? किसी को पता है पानी क्यों इतना अच्छा सॉल्वेंट है? मैम, क्योंकि इसमें ये एबिलिटी है कि चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो क्यों कर सकता यूनिवर्सल है? पोलर होता है ना। तो पोलर तो अल्कोहल भी है, यही तो मैं कह रही हूँ, अल्कोहल भी पोलर है पानी की तरह। अल्कोहल क्यों नहीं ज़्यादा इसमें चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता? तो इसका रीज़न ये है। जी मैम, जी। ये आयोनिक पोलर दोनों चीजों को डिसॉल्व कर हाँ, सकता है, तो इस वही तो। वैसे तो हम कहते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, कि जो चीज़ पोलर होगी वो पोलर को डिज़ोल्व करेगी, जो चीज़ नॉन पोलर होगी वो नॉन पोलर को डिज़ोल्व करेगी। लेकिन पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है जो पोलर नॉन पोलर दोनों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। मतलब पूरे पूरे नहीं, लेकिन काफ़ी सारे पोलर, काफ़ी सारे नॉन पोलर को ये अपने अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। तो इसका रीज़न ये है कि पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है। ठीक है, अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बला है? तो पहले मैं आपको इसकी वैल्यू बता देती हूँ कि पानी का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 78.5 एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कहीं पर इन्होंने 25 लिखा हुआ है, अभी इस बुक में इन्होंने 20 लिखा हुआ है, लेकिन हम 25 ही लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, पानी का ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसको ज़्यादातर बुक्स में 80 लिखा होता है, तो अगर 80 आ जाए टेस्ट में, 78.5 आ जाए, दोनों ठीक है। ठीक है, बस 80 के करीब करीब जो वैल्यू होगी उसी को आपने टिक करना है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? तो ये किसी भी मटेरियल की, एक मिनट,
ये किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है कि वो दो चीज़ों को आपस में अलग कर सके, दो चीज़ों को अलग करने वाली क्वालिटी है ये। तो पानी के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। ठीक है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये बिल्कुल विलन का काम करते हैं। मूवीज़ में जिस तरह विलन लोगों को अलग करते हैं ना, हीरो हीरोइन को अलग करते हैं, उनमें से किसी एक को अक्सर तो मार ही देते हैं। तो ये जो पानी है ना, ये भी विलन है, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखें क्या होता है कि पानी में जब हम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डालते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं पानी में जाते जाते ही। अब देखें ये आयंस हैं तो ये तो वापस भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन पानी इनको वापस कंबाइन होने नहीं देता। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि इनके इर्द गिर्द इस तरह से सर्कल बना लेते हैं। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? सोडियम के इर्द गिर्द भी इस तरह से सर्कल बना लेते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स इसको इस तरह गोल घेर लेते हैं। इसी तरह क्लोरीन के इर्द गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स ख़ुद को अरेंज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन शेल। अब सोडियम और क्लोरीन जो है उनके मिलने के चांसेस नहीं हैं, तो ये आपस में नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं पानी क्या है, पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसका डाई इलेक्ट्रिक क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, 80 है। सारे जितने भी लिक्विड्स मौजूद हैं दुनिया में, उनमें सबसे ज़्यादा हाई पानी का ही है। एक और बात, इसको मैं आपको आसान अल्फाज में कैसे समझाऊँ। हाँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल रूम में स्पाइडर वेब हो, मकड़ी का जाला हो। अब मकड़ी का जाला जो है वो दीवार से अटैच है, जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जाले और दीवार के बीच में? एयर के मॉलिक्यूल्स। एयर तो हर जगह है ना, तो एयर के मॉलिक्यूल्स में इतनी पावर नहीं है कि वो जाले को और दीवार को एक दूसरे से अलग कर सकें। उनका एयर के मॉलिक्यूल्स का डाई इलेक्ट्रिक जो है वो क्या है, लो है, कम है। अब अगर हम इस रूम को पानी से फिल कर दें तो क्या हो जाएगा, वो जाला जो है ना वो दीवार से खुद ही अलग हो जाएगा। तो ये क्यों अलग हो गया? तो वो इसीलिए अलग हो जाएगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, चीज़ों को अलग कर सकते हैं, इनमें ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स उन दोनों को आपस में जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इसलिए पानी में बहुत सारी चीज़ें ईजीली डिज़ोल्वेबल हैं। ठीक है, अब याद रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। लाइक हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये चैप्टर वैसे आसान है। एक मिनट। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? वो सॉल्यूशन कि जिसमें आप अगर मज़ीद सॉल्यूट को ऐड करो तो वो डिज़ोल्व ना हो। लाइक आपने एक गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाली हुई है, वो इजीली डिज़ोल्व हो चुकी है उसमें। अब आप जब 6th स्पून डालोगे चीनी का और वो डिज़ोल्व ना हो, वो नीचे बैठ जाए, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, तो इट मीन्स कि ये जो सोल्यूशन था आपका ये सैचुरेट हो चुका है, इसमें मज़ीद कैपेसिटी नहीं है सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की। और ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि यही बात है कि एक गिलास होगा आपके पास, एक गिलास पानी होगा, उसमें 5 चम्मच चीनी आपने डाली होगी, जब आप छठा चम्मच डालोगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको वैसे ही एग्जांपल दे रही हूँ। चलिए 4 कर लें। 4 स्पून आपने ऐड किए हुए हैं इस ग्लास ऑफ वाटर में, जब आप 5th स्पून ऐड करोगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाए, तो इट मीन्स कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, इसमें अभी गुंजाइश बाकी थी मज़ीद डिसोल्यूशन की। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब एक है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड में हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं जिसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है, सॉल्यूट उसमें और ऐड नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, इसमें और सॉल्यूट डालते हैं और उसको बाय फोर्स, ज़बरदस्ती उसमें डिज़ोल्व करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। हम उसको हीट करते हैं और हीट की वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। अब अगर आपके पास 3 सोल्यूशन हो और आपसे कोई कहे कि हमें बताएं कि इसमें से सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है और सुपर सैचुरेटेड कौन सा है, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, 3 आपके पास सोल्यूशंस हैं। टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक ग्रेन ऑफ शुगर लेंगे। ठीक है, एक दाना लेंगे शुगर का, वो पहले हम डालेंगे अनसैचुरेटेड वाले में। तो अनसैचुरेटेड में तो जगह है ना मज़ीद डिसोल्यूशन की, तो वो उसको अपने अंदर हल कर लेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अनसैचुरेटेड था।
सैचुरेटेड वाले में जब आप इस शुगर के दाने को डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है, सैचुरेटेड वाले में। और सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड में तो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है, वो हमने ज़बरदस्ती ऐड करवाया हुआ है टेम्परेचर की हेल्प से। तो जब ऐसे सोल्यूशन में हम ये सॉल्ट का ग्रेन, सॉल्ट नहीं, शुगर का ये ग्रेन डालेंगे, शुगर का दाना ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो अपना सॉल्यूट मौजूद है वो इस शुगर के दाने के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जो क्रिस्टल ऐड किया है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप समझ लें क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मज़ीद हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, 9 किस्म के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं होता कि लिक्विड है, सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है? यस मैम, नजर आ रहा है। ओके, तो सबसे यस पहले मैम, हम नजर लेते आ रहा हैं गैसियस सॉल्यूशंस को। गैसियस सॉल्यूशंस की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस को गैस में ही मिक्स करेंगे, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है, जो चीज़ कम क्वांटिटी में है वो भी गैस होगी, और जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट है, वो भी गैस होगी। तो इसमें एग्जांपल क्या होगी, अब आप देखें एयर में, एयर में हम कहते हैं ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। इसी तरह नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। अब देखें नाइट्रोजन एक गैस है और ज़्यादा है, ऑक्सीजन एक गैस है लेकिन कम है, दोनों मिक्स हुए हुए हैं, दोनों ने एयर बनाई हुई है, ठीक है। तो अब ये भी क्या है, ये एक सोल्यूशन है जिसमें दो गैसेस आपस में मिक्स्ड हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है गैस इनटू लिक्विड। अब हम गैस को क्या करेंगे, लिक्विड में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट हमारा गैस है जो चीज़ कम है, और लिक्विड ज़्यादा होगा। तो इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? तो इसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स की एग्जांपल लेंगे, इस तरह पेप्सी वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें क्या किया होता है कि पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़बरदस्ती ऐड किया होता है बाय प्रेशर, ठीक है। तो ये जब पानी के साथ मिक्स हो जाती है तो ये बना देती है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ठीक है। और तभी कहते हैं कि चिल बिफोर यूज़, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर लिखा होता है कि इसको ठंडा करके पिएं। जब ये हम इसको ठंडा करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिक्स हो जाती है और एसिड बना देती है। अब जब कोल्ड ड्रिंक बाहर पड़ी रहती है तो गर्म हो जाती है, और हीट की वजह से ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो जाता है। रिएक्शन जब रिवर्स हो जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा, एसिड ख़त्म हो जाएगा और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस बन जाएंगे। तो इसीलिए जब हम गर्म कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो बिल्कुल ये आम जो चीनी वाला शरबत होता है ना, उसी की तरह फील होती है, क्योंकि उसमें से एसिड निकल जाता है, तो वो जो एक टिकलिंग सी फीलिंग होती है ना, वो उसमें से निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस इन सॉलिड। अब गैस को अगर हम सॉलिड में ऐड करें और सोल्यूशन बनाएं तो इसमें क्या होता है कि आप एग्जांपल ले लें पैलेडियम मेटल की, ठीक है। पैलेडियम मेटल क्या है, सॉलिड है। तो पैलेडियम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब का क्या मतलब है, लाइक अगर मेरे पास एक स्पंज हो, स्पंज के ऊपर मैं पानी डालूं तो पानी उसमें पूरा अंदर तक चला जाएगा, तो मतलब कि वो एब्जॉर्ब हो गया है। अगर मैं इसी स्पंज के ऊपर कोई क्रीम लगा दूं तो वो क्रीम अंदर तक जाएगी, नहीं जाएगी ना, वो तो सिर्फ ऊपर ही सरफेस पर ही रहेगी। तो इसको हम कहेंगे एडजॉर्ब, डी से, ठीक है। उसकी टेम्प्रेरी अटैचमेंट हो गई है सरफेस से। तो जब टेम्प्रेरी अटैचमेंट किसी चीज़ की सरफेस से हो जाए उसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो प्लेडियम की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस भी इसी तरह टेम्प्रेरी तौर पर अटैच हो जाती है, अंदर पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये हमारी एग्जांपल है कौन से सोल्यूशन की, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड सोल्यूशंस।
लिक्विड सोल्यूशंस भी इसी तरह 3 टाइप के हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड को लेंगे और गैस में ऐड करेंगे। अब लिक्विड थोड़ा होगा, गैस ज़्यादा होगी, तो ये भी आसान है। अब देखें, आपको पता है कि एयर में वाटर वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है। हवा में पानी के वेपर्स मौजूद होते हैं ना, जिस तरह जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। हम कहते हैं आज बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ही सफोकेशन हो रही है हमें, तो वो क्या है, अब वो इसकी एग्जाम्पल है। अब देखें, ये जो वेपर्स हैं ये अगर हद से ज़्यादा हो जाएं तो ये कितने ख़तरनाक हैं। ये जो आजकल ये क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है, ये किसी ने सर्च किया है कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों हो रही है? तो ये इसी वजह से हो रही है, वाटर वेपर्स की वजह से, कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं एक हद से, तो वो उसकी वजह से फिर ये इस तरह की बारिशें होती हैं, ये जो बादल फट जाते हैं जिसको हम कहते हैं। तो ये इमरान ख़ान कब से कह रहा था बेचारा कि ग्लोबल वार्मिंग, वो हर वक्त ये क्या दरख्त लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो वो इसीलिए कह रहा था ना, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतना कम वेपर्स होंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर वो साफ़ रहेगा और ये इस तरह की जो आफ़ात हैं ये नहीं आएंगी। और ये ज़्यादातर माउंटेन्स वाले एरिया में होता है, ठीक है, वहाँ ये वेपर्स ज़्यादा जमा होते हैं। और अब देखिए हमारी जो दुनिया है इसमें वेपर्स क्यों ज़्यादा हो गए हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि जितना ज़मीन गर्म हो रही है, जो समंदरों का पानी है वो एवापोरेट हो रहा है और हवा में ऊपर जा रहा है, वहाँ जमा हो रहा है, तो फिर इस तरह की बारिशें होंगी, क्लाउड बर्स्टिंग होगी। सही है। तो जो पानी के वेपर्स एयर के अंदर मौजूद हैं, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड में हम क्या करेंगे, आप अल्कोहल लें थोड़ा सा और उसको पानी में ऐड कर दें, ज़्यादा पानी में, तो ये लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल हो जाएगी। इसी तरह लिक्विड इन सॉलिड, इसमें क्या आएगा, तो लिक्विड इन सॉलिड में हम लेंगे मरकरी। मरकरी आपको पता है मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, तो मरकरी हम लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे गोल्ड में। अब गोल्ड क्या है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का ये मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह जब हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं, इससे बन जाता है एमलगम, ठीक है। मरकरी के साथ जब हम किसी मेटल को मिक्स करते हैं उसे हम एमलगम कहते हैं। वैसे तो हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल इज़ नोन एज एलॉय, तो ये भी एलॉय है, लेकिन जब मरकरी के साथ स्पेसिफिकली बनाया जाए तो उसको फिर एमलगम कहते हैं। और एमलगम्स जो हैं ये डेंटिस्ट्स यूज़ करते हैं। तो डेंटिस्ट स्पेसिफिकली कौन सा यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं मरकरी और सिल्वर का एमलगम, दांतों की फिलिंग के लिए। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस। अब सॉलिड सॉल्यूशंस भी 3 हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, सॉलिड इन गैस। तो स्मोक इसमें आएगी एज एग्जाम्पल, क्योंकि स्मोक के अंदर क्या है, गैस है, हवा है ना, और हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के या कुछ और चीज़ों के, जो पेपर वगैरह जो भी हम बर्न करते हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में मौजूद होते हैं और स्मोक बनाते हैं। दिस इज़ सॉलिड इन गैस एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में क्या आएगा, तो सॉलिड, सॉल्ट जो है, नमक जो है वो सॉलिड है ना, उसको पानी में डाल दें, सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा। इसी तरह सॉलिड इन सॉलिड, तो इसमें आप एलॉयज़ लिख सकते हो। तो एलॉयज़ में क्या होगा, अब 2-3 मैंने उधर चैनल में सेंड भी की हैं कि जिंक और कॉपर जब कंबाइन हो जाएं तो वो क्या बना देते हैं, ब्रास। ब्रास से क्या चीज़ें बनती हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं और कोइंस वगैरह भी बनती हैं। ब्रॉन्ज से भी खैर कोइंस बनती हैं। ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर और टिन होता है, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है। और ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी इन एलॉयस से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, परसेंट किसके इक्वल होता है, परसेंट इज इक्वल टू 1/100, 100 में से कितना, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि हम चेक करेंगे
कि हमारे पास जो सोल्यूशन मौजूद है, कोई भी सोल्यूशन है, हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन के 100 पार्ट्स करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम सोल्यूशन के। फिर हम चेक करेंगे कि इस सोल्यूशन के अंदर इन 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स सॉल्यूट के हैं। ठीक है, 3/100 है, कितना है सॉल्यूट, उसमें कितना मौजूद है, 100 में से कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं। दैट इज़ नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है, इसको अगर आप बुक में देखें तो इसकी 4 टाइप्स हैं। परसेंट मैस बाय मैस, इसी तरह मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस, और फोर्थ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये क्या चक्कर है, ये इतने सारे इन्होंने क्यों बनाए हुए हैं? तो हमारे पास देखिए पीछे हम यही इस चैप्टर में यही बात कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशंस है। सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, या इन सब को आपस में भी मिक्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये डिफरेंट बनाए हैं। अब मैस बाय मैस वाला किसके लिए होगा, सॉलिड बाय सॉलिड, अगर हमारे सोल्यूशन सॉलिड हों। लेकिन कभी कभी ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में अगर आप देखें तो पानी को भी ग्राम्स में लिया होता है, तो इसमें लिक्विड भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाला जो है मैस बाय वॉल्यूम, इसमें क्या होगा, ऊपर सॉलिड, और वॉल्यूम किस चीज़ का होता है, लिक्विड्स का भी होता है, गैसेस का भी होता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये इसलिए इन्होंने ये डिफरेंट बनाए हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सोल्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन किन चीज़ों से बना हुआ है। इनके फार्मूलाज आप देख लें, एक मैं भी लिख देती हूँ, सारे सेम ही हैं, जस्ट यूनिट डिफरेंट है। मैस बाय मैस का हम लिख लेते हैं, परसेंट मैस बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट, तो मैस है तो ग्राम्स में होगा, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट है ना तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो मैस ऑफ सोल्यूशन है, इसको खोल के भी लिखा हुआ है उन्होंने, इसी फॉर्मूला को दोबारा कॉपी करें, और मैस ऑफ सोल्यूशन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही मिलके बना होता है। तो आप इसको इस तरह कलेक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हो और ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो सारे बाकी फार्मूलाज भी सेम हैं, बस यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है। जहाँ पे वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम के यूनिट्स क्या क्या होते हैं, वॉल्यूम के लिए हम लीटर यूनिट यूज़ करते हैं या डेसीमीटर क्यूब। सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई कहे 10% विटामिन सी सोल्यूशन, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर ज़्यादातर ये इस तरह से लिखा होता है कि इसमें 10% हेलुरोनिक एसिड है या 5% विटामिन सी है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो 10% का क्या मतलब होगा कि अगर आप वो जो भी उन्होंने आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है उसके आप 100 पीसेस करो, 100 हिस्से करो, तो 100 में से सिर्फ 10 हिस्से जो हैं वो विटामिन सी होगा, बाकी पानी है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फ्लोई होते हैं, जितना प्रोडक्ट लिक्विड है, ये जो लोशंस हम कहते हैं ये तो बहुत अच्छा लोशन है, बहुत डीपली एब्जॉर्ब हो रहा है, वो डीपली कोई नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, उसमें पानी बहुत ज़्यादा डाला है। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस तरह ये पॉन्ड्स और ये फजूल फजूल से जो लोशंस हैं ना आम वाले, तो उसमें ज़्यादा पानी ही है और कुछ ख़ास है नहीं। जितना ज़्यादा वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उतना ही वो थिक होता जाएगा, जो भी आपका मॉइस्चराइज़र है या जो भी है। ठीक है, अभी एक कंपनी है, बिल्कुल न्यू कंपनी है, तुरेसियान। तो तुरेसियान वाले जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो मतलब आज तक दुनिया में किसी भी और कंपनी ने इतना ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया अपने प्रोडक्ट्स में जितना वो ऐड कर रहे हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखें वो इतने थिक हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं। ठीक है, आगे जाते हैं, मोलैरिटी। ये मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल्स, मोल्स वाले न्यूमेरिकल्स, ये आपको लाजमी आने चाहिए क्योंकि ये आते हैं एमसीक्यूज़ में। और देखिए सिर्फ सुनने से काम नहीं होता, ये आप डेली का डेली पढ़ेंगे तभी टेस्ट में कुछ कर सकेंगे। ठीक है, अभी इस मंथ में हमारा ये 9th-10th का ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में 10th का, केमिस्ट्री और बायो की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट मंथ में वो ख़त्म हो जाएंगे।
और थर्ड मंथ में फिर जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है, इंग्लिश, पेडागोगी और पाक स्टडीज़ और इस्लामियात। सही है। तो मोलैरिटी स्टार्ट करते हैं। टेस्ट में तो कहते हैं कि बीएससी लेवल का भी देख ले। नहीं, वो कंफर्म नहीं है, वो कोई क्या कह रहा है क्यों क्या। लेकिन अगर आप देखें ना तो हायरिंग ये लोग करते हैं 9th और 10th के लिए। असल में ये पोस्ट जो है ना, आपने इन 2 क्लासेस को पढ़ाना होता है, तो मेन तभी मैंने स्टार्ट भी इन्हीं 2 क्लासेस से लिया। इसका कोर्स आप कर लें पहले, फिर चलें थोड़ा सा 8th की तरफ और थोड़ा सा एफएससी की तरफ भी चले जाएं। और अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो वो फिर हल्का सा बीएससी को भी देख लें। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना एफएससी लेवल के स्पेशली, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। फिर अब देखिए हर क्लास में वही सेम टॉपिक होता है, लेकिन उससे जो हायर क्लास होती है उसमें टॉपिक को थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं, टॉपिक वही रहता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मसला हल हो जाएगा। हाँ, तो हायरिंग जो है 9th-10th के लिए होती है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जिनमें एफएससी भी मौजूद है, तो इसलिए साथ में एफएससी का करना ज़रूरी है। और अब ये नया शोशा किसी ने बीएससी का छोड़ा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। वेबसाइट पर जब अनाउंस होगा फिर 100% कंफर्म हो जाएगा, तो फिर इसको भी कर लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 4 मंथ्स का टाइम तो होगा हमारे पास। तो जो 4th मंथ होगा उसमें फिर बीएससी को भी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ओके मैम, इंशाल्लाह। असल चीज़ पाक स्टडीज़ है। पाक स्टडीज़ मुश्किल है क्योंकि हमें सीक्वेंस से उसको कभी करना नहीं आया कि ये क्या मतलब पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट से ऊपर नीचे, वो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से अगर आप करें ना आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। खैर जो लोग न्यूज़ देखते हैं जिनको इंटरेस्ट है तो उनको पता होंगी। मुझे तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैंने सीखी हैं, अब जाके कहीं सीखी हैं। मोलैरिटी, चलिए, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू, अच्छा एक और बात, ये हम यूज़ करते हैं वर्ड्स मोलैरिटी, मोलैलिटी, और कौन से वर्ड्स हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, और एक और भी कुछ इसी तरह, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ये सारे वर्ड्स ये क्या हैं, तो ये कंसंट्रेशन बताते हैं कि किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है कि कम है। इनसे हमें ये पता चलता है, इन सब से, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन से देख लेना कि वही सोल्यूशन के आप कितने हिस्से करोगे, मिलियन हिस्से करोगे, तो उसमें से कितने पार्ट्स सॉल्यूट मौजूद है, कितने पार्ट्स सॉल्यूट के हैं। अब मोलैरिटी, मोलैलिटी में क्या फ़र्क है, तो मोलैरिटी जो है इसमें हम वॉल्यूम लेते हैं सोल्यूशन का, और जो मोलैलिटी है इसमें हम केजीज़ में लेते हैं। बस सिर्फ ये फ़र्क है, ठीक है। यूनिट्स का फ़र्क है, स्टेट्स का फ़र्क है। एक मिनट, दूसरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। चलिए, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज़ का, सोल्यूशन का, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम, और इसको हम लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब मोल्स का आपको अगर पिछला वाला याद हो तो मोल्स के 3 फार्मूलाज थे, वो तीनों आपको आने चाहिए। सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मोलैरिटी के ऐसे होंगे उसमें आपको मोल्स गिवन नहीं होंगे, आपको पहले खुद मोल्स कैलकुलेट करने होंगे फिर इस फार्मूला में पुट करने होंगे। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि आप क्या, आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, और उस सोल्यूशन में आपको कह रहे हैं 7.50 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है, मोल्स आपको गिवन है, मोल्स की वैल्यू, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो ये जो 7.5 है ये आप यहाँ पे पुट करोगे। इसी तरह आपको कह रहे हैं जो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो है 1.50 डेसीमीटर क्यूब। यूनिट भी ठीक लगे, यूनिट्स को भी गौर से देखा करें। तो आप क्या करेंगे, मोलैरिटी आपको कह रहे हैं फाइंड करें, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करें, आपके पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 5 मोलर। अब ज़रा मुश्किल वाला करते हैं जिसमें मोल्स गिवन ना हो।
आपको कह रहे हैं आपके पास है 5.8 ग्राम्स 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl। अब यूनिट ग्राम्स का है तो क्या मतलब है, मैस आपको गिवन है, ठीक है, ग्राम्स में मैस होता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड का आपको मैस गिवन है और कह रहे हैं कि इसको हमने ऐड किया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ये सारे किस चीज़ के यूनिट्स हैं, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और आपको कह रहे हैं आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमारे पास है 500 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मोल्स नहीं है। तो मोल्स का फॉर्मूला लिखें, पहले मोल्स कैलकुलेट करें। मोल्स इज इक्वल टू मैस, पिछले वाले अगर याद हो आपको, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास वैल्यू मौजूद है ना क्वेश्चन में, ये है 5.8, यहाँ पे पुट करें 5.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस निकालें। अब किस चीज़ का मोलर मैस निकालना है, तो जिस कंपाउंड की क्वेश्चन में बात हो रही है, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे ज़रा मोलर मैस निकालें। मोलर मैस इज इक्वल टू सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड में तो एक एक एटम है, दोनों को प्लस करें। सोडियम का 23 मैस है, क्लोरीन का 35.5 है। दोनों जब प्लस हो जाएंगे इसमें से क्या आएगा, 58.5। यस, 58.5। तो अब ये जो मोलर मैस आपके पास आ गया, इसको आपने यहाँ पुट करना है मोलर मैस की जगह, मतलब 5.8 डिवाइडेड बाय 58.5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, 0.1। 0.1 मोल आपका आंसर आ जाएगा। मोल्स आपके पास आ गए 0.1। अब इन मोल्स को आपने पुट करना है इधर ऊपर वाले फॉर्मूला में, यहाँ पर। तो यहाँ पे पुट कर लें 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 500 सेंटीमीटर। पर अब ये सेंटीमीटर में है और हमें किस चीज़ में चाहिए, हमें डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब कन्वर्जन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये जो वैल्यू है अब इसको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। लाइक यहाँ पर कहाँ गया ये, अब ये जो 1000 है इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे। तो अब आप इस चीज़ पर ज़रा गौर करें, सोचें कि आपने एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। छोटी चीज़ को बड़ा कैसे बना सकते हैं हम, ये तो मुश्किल काम है ना। तो ये जो वैल्यू है ये 500 से बहुत कम हो जाएगी, आपका कम आंसर आना चाहिए। तो कम लाने के लिए आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई से तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आपने यहाँ इसको 1000 से डिवाइड करना है। लाइक अगर आपके पास एक बड़ी चॉकलेट हो ना, बहुत बड़ी चॉकलेट हो, बड़ा यूनिट हो, बड़ी चॉकलेट हो, मैं आपसे कहूँ इसको छोटी चॉकलेट में कन्वर्ट करें, तो इसमें से छोटी तो ज़्यादा बन सकती है ना, इसमें से तो 4 बन जाएंगी, हो सकता है 4 छोटी बन सकती हैं। तो देखें बड़े यूनिट में वैल्यू क्या थी, 1 थी। जब हम छोटे यूनिट की तरफ गए तो वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ज़्यादा हो गई पहले से, ठीक है। तो छोटी वैल्यू को ज़्यादा करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, और जब इसका उलट होगा, छोटी चीज़ को आपने बड़ा बनाना है तो वो तो मुश्किल है ना, तो उसके लिए फिर आप डिवाइड करोगे। तो यहाँ वापस आ जाएं, 500 जो है इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो इससे आएगा आई थिंक 0.5, इससे 0.5 आ जाएगा। उस 0.5 को अब आप यहाँ पुट करेंगे वॉल्यूम की जगह, तो दोनों को डिवाइड करें, आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, सही है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये ज़रूर आते हैं, ये भी मोल्स वाले भी पीछे, इसमें भी देखिए मोल्स का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। एक और चीज़, अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें आपको दो दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, या तो मोलैरिटी की दो वैल्यूज़ गिवन होंगी या वॉल्यूम की दो वैल्यूज़ गिवन होंगी। फिर आप क्या करेंगे, तो फिर
फिर हम क्या करते हैं, एक और फार्मूला है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। ये फार्मूला जो लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, वो भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अब ये M1V1 M2V2 का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, आपसे कह रहे हैं कि एक सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है 2.5, ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है वो है 30 सेंटीमीटर क्यूब। फिर कह रहे हैं हमने क्या किया कि इस सोल्यूशन, अब कह रहे हैं एक सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 2.5, मतलब ये इसका M1 है, पहले से उसकी मोलैरिटी 2.5 है, और जो उसका वॉल्यूम है ये क्या होगा, V1 होगा, पहला वाला वॉल्यूम है उसका। अब कह रहे हैं हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में हम पानी ऐड कर देंगे। जब हम पानी ऐड कर देंगे तो इसका जो नया वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V2। तो इसका V2 आपको गिवन है 280 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको कह रहे हैं कि जब इसका वॉल्यूम बदल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी मोलैरिटी कैसी होगी, अब वो फाइंड करें। तो सिंपली आपने ये वाला फार्मूला M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2 यूज़ करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करें। अब ये V2 फाइंड करना है ना, तो इसको यहीं पे छोड़ दें, M2 को इस तरफ ले आएँ, M2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तीनों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी, M2 फाइंड करना है तो V2 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। M2 फाइंड करना है, ओ यस, सही है। हाँ, मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी को यहाँ छोड़ दें और वॉल्यूम को इस तरफ ले आएँ, सही है। तो इसमें बाकी जो आपको 3 वैल्यूज़ गिवन है ये इसमें पुट करें तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है कि सॉल्यूट के कितने ग्राम्स मौजूद हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन के अंदर। आपके पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूट कितना है, तो इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी, कोई चीज़ कितना हल हो सकती है सोल्यूशन में, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, जिस तरह अभी पेप्सी की एग्जांपल हमने ली, तो तब भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। अच्छा, दूसरा सॉल्वेंट और सॉल्यूट की नेचर कैसी है, पोलर नॉन पोलर वाला किस्सा, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, राइट। तो उनकी नेचर कैसी है, इस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं या कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं कि जिनका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। जिस तरह है कैल्शियम ऑक्साइड, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ये फिर मज़ीद प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, सोल्यूशन में। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं कि जिन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें आते हैं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। और कुछ ऐसे भी हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के साथ पहले स्टार्ट में बढ़ती है, और फिर एक लिमिट के बाद, एक सेट टेम्परेचर के बाद वो वापस सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है आपको सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम सल्फेट का टेम्परेचर जब आप 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करते हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन जब 32.4 से मज़ीद आप ऊपर करते हो टेम्परेचर को तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो हर कंपाउंड, और केमिस्ट्री में आपको पता है, देखें एक्सेप्शनल केसेस बहुत सारे होते हैं हमेशा, तो हर कंपाउंड की अपनी नेचर है, अपना बिहेवियर है। अच्छा, लास्ट है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अगेन, ठीक है। तो एक हमारे पास होते हैं ट्रू सोल्यूशंस, एक होते हैं कोलॉइडल सोल्यूशंस, और थर्ड है हमारे पास सस्पेंशन। यहाँ लिख लेते हैं इसको,
अब देखें, ये जो केमिस्ट्री वाले हैं जिन्होंने रिसर्च की है, तो अगर आपने हाइड्रोजेल्स यूज़ किए हैं तो हाइड्रोजेल क्या चीज़ है? तो ये एक कोलोइडल सोल्यूशन है। ठीक है, कोलोइडल सोल्यूशन है। अब ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन और कोलोइडल सोल्यूशन में फ़र्क क्या है? तो इसमें पार्टिकल के साइज़ का फ़र्क है। ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनका साइज़ होता है 0.01 टू 1 नैनोमीटर। इस रेंज में पार्टिकल का साइज़ होता है, छोटा होता है पार्टिकल। तो जब आप इस सोल्यूशन को देखते हैं तो आपको अलग अलग पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसी तरह कोलोइडल वाले जो हैं उनका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है। ये इनसे बड़े साइज़ के हैं। ठीक है, लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते और ये होमोजीनियस भी नहीं होते। अगर सोल्यूशन को आप स्टे दें ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये नीचे बैठते नहीं हैं, जिस तरह मिल्क है। तो मिल्क इज़ अ कोलोइडल सोल्यूशन। और सस्पेंशन क्या चीज़ है? तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। इनके पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे सोल्यूशन में, जैसे अगर सैंड को पानी में ऐड कर दें। ठीक है, और ये अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। सही है। और इसमें एक और पॉइंट भी है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये टेंडल इफ़ेक्ट को शो करते हैं। टेंडल इफ़ेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये पार्टिकल्स जो हैं ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और बाकी दोनों के जो पार्टिकल्स हैं ये स्कैटर नहीं करते। बाकी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग देख लें। जिस तरह ये जो कोलोइडल सोल्यूशन है इसमें आपको एग्जांपल दी है सोल्स की और जेल्स की। अब देखिए, हाइड्रोजेल मैंने आपको बताया। सोल्स किसे कहते हैं? जिस तरह पेंट्स हैं तो पेंट्स सोल्स की कैटेगरी में आते हैं। और हमारे पास एग्जांपल्स हैं विपिंग क्रीम। जो विपिंग क्रीम कहाँ यूज़ होती है? केक्स वगैरह पर यूज़ होती है ना, तो वो भी एक कोलोइडल सोल्यूशन है एक्चुअली। ठीक है, और एक है हमारे पास एयरोसोल्स। एयरोसोल्स के अंदर एयर होगी, एक कंपोनेंट जो सोल्यूशन का है वो एयर होगा, राइट। तो इसमें स्मोक है हमारे पास एग्जाम्पल, और विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम में भी एयर मौजूद होती है। इवन आइसक्रीम के अंदर भी एयर, जितना उसमें एयर आएगी उतना ही आइसक्रीम अच्छे से बनेगी। सो दैट्स इट। आपने कुछ पूछना हो तो पूछ लें।